गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं शुएब आलम आलम मैथ क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि स्टूडेंट आप सब जानते हैं कि आपका जो है मैथ का जो पेपर है वो किसी कारणवश स्थगित हो गया है। तो उसमें जो है स्टूडेंट कुछ संभावना ऐसी लग रही है कि जैसे आपका एग्ज़ाम मई में 7 या 8 या 10 के जो है आसपास हुए, जिसे मैंने आपको जो है उसका आपके चैनल पे वो भी भेजा था एक नोटिफिकेशन। तो स्टूडेंट ये मान के चलिए अभी आपके पास करीब 10 से 15 दिन के बीच में समय है आपके पास, जिससे आप थोड़ा अपना रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं या और भी अच्छे से तैयारी करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, किसी भी क्लास में जब स्टूडेंट परीक्षा के नज़दीक पहुंच जाता है तो उसमें स्टूडेंट तीन कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। तीन कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। एक तो वो स्टूडेंट होता है जो अच्छे लेवल के होते हैं, जिन्होंने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है, मेहनत से पढ़ा है, घर जाके डेली पढ़ा है, क्लास में अच्छे से पढ़ाई की है। दूसरे स्टूडेंट वो होता है जो एवरेज होते हैं, जिन्होंने ध्यान से भी कुछ ध्यान से पढ़ा है और कुछ ध्यान से नहीं पढ़ा है, यानी एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं हम। और तीसरे स्टूडेंट वो होता है जो क्लास में अधिकतर पीछे बैठते हैं, जो क्लास में अधिकतर पीछे बैठते हैं और वो पढ़ने पे ध्यान कम देते हैं और घर पर जाकर पढ़ने का भी उनका गए और वापस आ गए, कुछ इस तरह के स्टूडेंट। तो तीन तरह के स्टूडेंट कैटेगरी हो जाती है। तो जो स्टूडेंट पहले नंबर के होते हैं उनकी तैयारी तो अच्छी होगी, उस टाइम पहले से भी उन्होंने अच्छी तैयारी की होगी। जो स्टूडेंट सेकंड नंबर के हैं उनकी मीडियम यानी एवरेज तैयारी होगी, जिनकी यानी उनका एवरेज लगा सकते हैं तो 40 से 50 या 55 तक उनके एवरेज ये होगा। देखो, जो फर्स्ट क्लास के बच्चे होते हैं उनका जो हो एवरेज है 70 से 80 के बीच में। मैं सिर्फ पेपर की बात कर रहा हूँ। और जो सेकंड कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनका एवरेज होता है 40 से 55 के बीच में। और जो तीसरी क्लास के होते हैं, जो थर्ड क्लास के होते हैं, उनका एवरेज होता है करीब करीब उनका आप मान लीजिए 33%, करीब ऐसे मान लीजिए उनका भी 25 से 45 या 50, यानी इसमें है ना थोड़ा फर्क हो सकता है, 5-10 नंबर का फर्क हो सकता है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनका ये एवरेज होता है 70 से 80 या 75 से 80। जो एवरेज जो टॉप स्टूडेंट होता है, ये जो एवरेज होता है उनका 40 से 55, या इसमें भी कुछ 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा, कुछ मतलब संभाव मैं बता रहा हूँ, संभावना। और ये होता है पीछे वाले बच्चों के लिए जो क्लास में पीछे बैठते हैं, इसमें भी कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो स्टूडेंट, अभी जो आपके पास 10 या 15 दिन है उसमें आप किस तरीके से अपना आप को इम्प्रूव कर सकते हो, या अच्छे अंक ला सकते हो, या अच्छे अंकों से पास हो सकते हो, उसके लिए मैंने आपको जो है एक प्लान बनाया है। मैं वो प्लान को आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको जो है ये सिलेबस लिखा हुआ है आपकी जो गणित की बुक में। 19 आपको पता है 19 चैप्टर है, यानी 19 पार्ट है एक तरह से ये बोला जाए। तो जो ये वाले स्टूडेंट हैं उन्हें हर पार्ट की जो है नॉलेज होती है, अच्छे से नॉलेज होती है, उन्होंने मेहनत की होती है, राइट। और जो ये वाले स्टूडेंट होते हैं उनका जो ये वाला पोर्शन होता है, ज्योमेट्री का जो पोर्शन होता है इनका, ये वाला ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, ज्यामिति का जो पोर्शन होता है इनका थोड़ा सा वीक होता है।
जो ये वाले स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि ज्यामिति का जो है स्टूडेंट थोड़ा सा जो ज्यामिति होती है वो आप सबको पता ही है, क्योंकि आप लोग सब पढ़ के आए हो, साल का एंड में हो, कोई शुरुआती साल नहीं है आपका कि आप अभी 10th में आए हो, आपने पूरा साल पढ़ा है। तो ज्यामिति आपको पता है जो है वो थ्योरेटिकल है, यानी उसमें फॉर्मूले नहीं है, कुछ जो है मैथमेटिकली कम है। तो ज्यामिति में परमे वगैरह ज्यादा है और उसमें लिखने का काम ज्यादा है। और ज्यामिति में जो है वैसे कॉन्सेप्ट लगते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, या आप कह सकते हैं एक तरीके से थ्योरेटिकल है, वो लिखने वाली है, फॉर्मूले वगैरह कम है। तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा इससे डरते हैं, जो इससे ज्यामिति से। ये 20 से 22 नंबर के बीच में आपकी कवर करती है, तो यहीं पे इनके ये नंबर कवर, यही नंबर कम होते हैं इनके अधिकतर। ये हालांकि ये ऐसी बात नहीं कह रहा मैं कि इनकी ये नहीं आती, उन्हें आती तो है, होगी, लेकिन कम आती होगी, ठीक है। और जो तीसरी क्लास के स्टूडेंट हैं उनका ये पोर्शन बहुत वीक होगा, उनका ये पोर्शन बहुत ज्यादा वीक होगा, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बच्चे इससे थोड़ा डरते हैं। थ्योरेटिकल है, परमे है, सिद्ध करना है, ये करना है, क्वेश्चन है वो भी थ्योरेटिकल है, वो भी परमों पे बेस है। तो ये था इन बच्चों का, मैंने बताया कि किन बच्चों का कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो ये फर्स्ट वाले स्टूडेंट है मैंने आपको बताया उन्हें सब कुछ पढ़ा होता है अच्छे से। जो सेकंड वाले उनका ये थोड़ा कमजोर होता है। और बाकी इनमें जो ये जो चैप्टर हैं इनमें जैसे ये वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, ये थोड़ा सा भी कमजोर हो सकता है उनका। और प्रायिकता थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है उन्हें। और इसमें 7th चैप्टर में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ऊंचाई दूरी में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। और ये जो चैप्टर है 4, ये इसमें ग्राफ वाला होता है, इसमें ग्राफ का क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये हो सकता है इसमें कंफ्यूजन कम हो। तो ये चैप्टर थोड़े से ऐसे हैं जिनमें अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजिंग होता है। ये वाला है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, ऊंचाई दूरी, त्रिकोणमिति, सरसमीका की बात कर रहा हूं मैं से। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, असममिका, ये वाला हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। और अगर थोड़ा बहुत हुआ तो इसमें हो सकता है समांतर श्रेणी में हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन। बाकी तो चैप्टर ये आसान ही है, वैदिक मैथ हो गया, वास्तविक संख्या हो गई, बहुपद तो बहुत इजी है, निर्देशांक ज्यामिति में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये तो चैप्टर बहुत आसान है। केंद्र प्रवृत्ति के माप 6 नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर ऐसे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे ये है। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि किन बच्चों को कौन से चैप्टर को ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये वाले बच्चों को तो सारे चैप्टरों को अच्छे से फोकस जैसे उन्होंने किया है ऐसे ही करते रहें और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। और बाकी मैं आपको जो है अपने पास से हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको प्रीवियस ईयर या पिछले साल में, 10 साल में या 15 साल में आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वे क्वेश्चंस मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। प्लस कुछ क्वेश्चन ऐसे जो अब के एग्जाम में पेपर में आने की जिनकी संभावना है, वे क्वेश्चंस मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। हर चैप्टर को अलग अलग लेके चलूंगा। तो उसमें ऐसा होगा स्टूडेंट, जैसे मैं कोई भी चैप्टर, जैसे मैंने ये ले लिया वास्तविक संख्या के, मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए, तो 10 क्वेश्चन में मैं ये कोशिश करूंगा स्टूडेंट के आपको 10 क्वेश्चन के अंदर मैं उस चैप्टर की सारी बात बताने की कोशिश करूं। यानी कुल मिला के इट मीन्स कि मैं आपको 10 क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर को पढ़ा दूं। इस तरीके से मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरीके से कि मैं आपको हर चैप्टर के अंदर आपको 10, 8, 10, 12 जो भी मुझे क्वेश्चन कराने हैं वो ऐसे क्वेश्चन को मैं सेट करूंगा जो इंपॉर्टेंट भी होंगे और आपको पूरा चैप्टर को भी क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो मैं ये चैप्टर आपको वापस से एक एक चैप्टर लेके कराऊंगा और उसमें मैंने आपको बता दिया है मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो आपके पिछले साल में आए हुए हैं, और प्लस इस तरीके से क्वेश्चंस को सेट करूंगा मैं कि आपके उन क्वेश्चंस के अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। यानी कोई भी एक ऐसी बात ना हो जो मैं आपको ना बता सकूं। तो जो ये वाले स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट वाले तो मैंने बता दिया, पढ़ना पड़ेगा, उन्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, ज्यामिति से
का जो है फंडा या उसका पढ़ने का तरीका क्या होता है। ज्यामिति का जो पढ़ने का तरीका है वो है सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना। आप जितना से ज्यादा लिखोगे आप उतनी ही ज्यामिति को सीख पाओगे। परमे है, आपको परमे को 1 बार 2 बार 3 बार लिखो परमे को, उससे समझो और समझ करके उस परमे को क्या करो, आप प्रूफ करो, सिद्ध करो। देखो परमे जो है इसके अंदर इतनी सारी है, आप उन्हें याद नहीं कर सकते, आप उन्हें रट नहीं सकते। आप 1 परमे रट लोगे, 2 रट लोगे, 3 रट लोगे, जैसे ही आप चौथी परमे पाओगे आप तीनों परमे भूल जाओगे। और एग्जाम में आप क्या करोगे, परमे कोई और से पूछी हुई है, आप कुछ और लिखाओगे, या आपने वही लिखनी शुरू करी है तो बीच में से भूल जाओगे। तो इसलिए आप परमों को रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। इसलिए परमों का सिर्फ एक ही मेथड है, एक ही विधि है कि आप परमे को जो है समझ करके उसे लिखो। आपको रटनी तो है, ये रटनी तो आपको पड़ेंगी, लेकिन समझ के। अगर आपने इन्हें समझ के रटी कि एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे से तीसरा स्टेप और तीसरे से चौथा स्टेप कैसे आया, अगर आपने ये चीज को समझ लिया तो परमे आपके लिए जो है न्यू चुटकी में हो जाएगी। अब परमे हो गई आपकी तो क्वेश्चंस भी बहुत इजी लगेंगे और आपका जो है ज्यामिति 20 से 22 नंबर जो कवर होता है, जो बच्चे मेरिट में आता है वो यहीं से शुरू होता है। क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन और ये पोर्शन अधिकतर सभी स्टूडेंट कर लेते हैं। जहां से जो अलग होने स्टूडेंट शुरू होता है वो ज्यामिति से होता है। क्योंकि ज्यामिति जो है वो हर बच्चा कवर नहीं कर पाता। जो बच्चे मेरिट में आते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, उनकी ज्यामिति जो है बहुत स्ट्रांग और मजबूत होती है। और वो किस तरह मजबूत बनाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। परमों को वो रटते नहीं है, वो सोल्व करते हैं, समझते हैं, समझ के रटते हैं। रटनी तो आपको पड़ेगी लेकिन समझ करके स्टेप बाय स्टेप को समझ करके लिख करके 3-4 बार आपको हर परमे को लिखनी पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, आप सारी परमों को एक साथ लिख सकते हो। जैसे समरूपता हो गई, बिंदुपथ, समरूपता, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाएं, इन 4 चैप्टर की परमों को आप मतलब सीक्वेंस वाइज लिख सकते हो एक कॉपी पे अच्छे से साफ साफ। पहले उसे रफ पे सोल्व करो, फिर फेयर पे खुद करके आप उन्हें एक साथ लिख सकते हो। और उन्हें रोज रिवाइज करो, रोज रिवाइज, डेली रिवाइज करो उन्हें, डेली उन पे बेस क्वेश्चंस भी करते रहो। तो आपकी जो ज्यामिति जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। कैसा भी कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन आए आप कर दोगे। बाकी रचनाएं हैं, ये तो बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आपको ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करना है, इसमें से 3 से 4 नंबर का आपको मिल जाता है। रचनाएं आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बैठ करके तो रचनाएं हो जाती है। तो जो डिफरेंस होता है मेरिट वाले बच्चों में वो यहाँ से होता है, क्योंकि ये तो सब कर ही लेते हैं। चलो हम अपनी बात पाते हैं। जो पहले वाले स्टूडेंट है वो तो सब करना ही है उन्हें, और जो दूसरे वाले स्टूडेंट है उन्हें ज्यामिति उनकी थोड़ी वीक होती है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जो इम्पोर्टेंट चीज है सिर्फ वही करें। अब ज्यामिति के अंदर पूरी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि 10 या 15 दिन में ज्यामिति नहीं आएगी, ये कम से कम 2 या 3 महीने लेती है। तो इसमें जो बच्चे हैं जिनकी ज्यामिति वीक है वो वही परमे या वही क्वेश्चंस को सोल्व करें, या वही परमों को वे अच्छे से तैयार कर लें जो काफी इम्पोर्टेंट है। मैं भी आपको बता दूंगा कि कौन सी परमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसकी आने की संभावना हो सकती है। और बाकी ये जो चैप्टर है इनमें यह है दूसरे नंबर वाले स्टूडेंट इनमें काफी मेहनत करना शुरू कर दें, इन चैप्टरों को ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दें। इन चैप्टरों में ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दें। ज्यामिति में सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करें, ज्यादा इसके चक्कर में ना पड़े। ज्यादा अगर करोगे तो आप लग जाओगे, ना तो कम नहीं हो पाने की, ना ही ज्यादा हो पाने की, कुल मिला के 0 हो जाएगी। जो ज्यामिति कुछ नहीं मिल पाएगा इसमें, ना कुछ हो पाएगा वहां बैठ के। तो फिलहाल जो 2nd क्लास के स्टूडेंट है वो पहले बाद में इसे करें, पहले इन चैप्टर को अपना अच्छे से पक्का करें, इन चैप्टर को अच्छे से पक्का करें। इसको लास्ट में छुएं, जब ये चैप्टर उनके अच्छे से हो जाए। अब 3री क्लास के जो स्टूडेंट है, जो जैसे मैं बता रहा हूँ अगर ऐसा कर लिया उन्होंने तो वे बहुत अच्छे अंक से पास हो सकते हैं। पूरे साल पढ़ के भी नहीं, पूरे साल नहीं पढ़े लेकिन अच्छे अंक से प्राप्त हो सकते हैं। उनके लिए ये है कि वे ये चैप्टर तैयार करें,
4 नंबर का बहुत इजी चैप्टर है। वे ये चैप्टर तैयार करें। एक वे चौथे चैप्टर में ग्राफ बनाना सीख लें, ये भी सीख सकते हैं। 2 चैप्टर हो गए। तीसरा बहुपद का चैप्टर तैयार कर सकते हैं वे लोग, और ये वाला चैप्टर तैयार कर सकते हैं, और जो ये है ऊंचाई दूरी का चैप्टर वे तैयार कर सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति वो तैयार कर सकते हैं। रचनाएं तैयार कर सकते हैं। वृत्त की परिधि क्षेत्रफल तैयार कर सकते हैं। ये सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड चैप्टर है 15 और 16। इसमें आपको सिर्फ सूत्र आने चाहिए, याद होने चाहिए। ये चैप्टर पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फोकस करें इस चैप्टर पे, इस चैप्टर पे अच्छे से फोकस करें, इस चैप्टर पे अच्छे से फोकस करें। तो ये चैप्टर ऐसे हैं जो उन्हें पास करा देंगे अच्छे अंकों से। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि ये करो आप बाकी ना करो, ये तो आप करो बाकी भी करो। जितना हो सके आप पहले इन चैप्टर को करो जो मैंने बताया है, बाकी वाले चैप्टर को भी वे लोग जो है करें। इसमें काम नहीं होगा इतना। तो जैसे मैंने उन्हें ये वाला चैप्टर करने की कोशिश कर सकते हैं। 6 नंबर का आएगा, कम से कम 4 3 2 कुछ तो मिलेगा ही, फॉर्मूले लिख के आएंगे। समांतर श्रेणी को भी थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, इसे प्रयास कर सकते हैं। हाँ, अगर जो तीसरी क्लास के बच्चे उन्हें अगर ज्योमेट्री उन्होंने नहीं पढ़ी तो वे ज्योमेट्री को हाथ ना लगाएं। जो 3rd क्लास के स्टूडेंट है, अगर उन्होंने ज्योमेट्री यानी ज्यामिति पूरे साल नहीं पढ़ी, नहीं ध्यान दिया, तो वे ज्यामिति को हाथ भी ना लगाएं। अगर हाथ लगाया तो जल जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वे इन चैप्टरों पे ज्यादा फोकस करें। जो तीसरी तरह के स्टूडेंट है, इन चैप्टरों पे ज्यादा फोकस करें। हाँ, अगर टाइम बचे तो वे इसे कर सकते हैं। मैं किसी चीज को बिल्कुल जबरदस्ती हाँ नहीं कह रहा और किसी चीज को जबरदस्ती हाँ ना नहीं कह रहा हूं। तो कर सकते हैं का मतलब ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। इन चैप्टरों को करने के बाद वो इन चैप्टरों को भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी वे वही करें जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो पिछले सालों में फर्में आई हुई हैं वो ही कर लें। जो पिछले 5 या 10 साल में क्वेश्चन आए हैं सिर्फ वही कर लें, बाकी ज्यादा ना करें। तो ये था स्टूडेंट, आपकी रिक्वायरमेंट थी। कल जो है मेरे को इमरान सर ने बताया था कि सर थोड़ा गाइडेंस करो बच्चों को और उन्हें बताइए। तो मैंने आपको जो है बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बाकी मैं आपको क्या कराऊंगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको हर चैप्टर के कुछ पिछले साल के क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट अलग क्वेश्चंस जो आने की संभावना है वो क्वेश्चंस मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। और ये भी मैं कोशिश करूंगा आपको कि उन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को कवर कराने की कोशिश करूं। तो इसमें स्टूडेंट मेरे को ना आपकी बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए होगी, जिससे कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूं। आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, आप घर पे जाके पढ़ोगे, मेरे को कमेंट करोगे, आंसर बताओगे, तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि हाँ, बच्चे हमारे अच्छे से अच्छे ज़्यादा अंक लाएं और सभी बच्चे अच्छे अंकों से पास हो। तो यही मेरी जो है आशा है सभी बच्चों से कि आप जो है पूरा सपोर्ट करें मुझे, और घर पे जो है आप लोग कंटिन्यू स्टडी रखें। और बच्चों आपसे मेरी एक विनती और है कि ये जो मैंने आपके लिए बनाया है यूट्यूब चैनल, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए ही शुरू किया है। बाकी और बच्चे भी हैं इसमें चल रहे हैं, लेकिन आप लोग खासकर हैं जिनका एंड चल रहा है, बस उनके 2 ही एग्जाम रह गए हैं, खासकर मैथ है उसमें। तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे वाले चैनल आलम मैथ क्लासेस को आप जो है लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह में या अदर्स में जिन्हें आप जानते हो, आपके स्कूल के हों या अदर स्कूल के हों, हिंदी मीडियम के हों, इंग्लिश मीडियम के हों। क्योंकि ये हिंदी का चल रहा है, मैं इंग्लिश में भी ऐसे ही बनाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाऊंगा। तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, मेरे को आप कमेंट कर सकते हो कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, सर मेरे को ये इसमें दिक्कत है, तो मेरे को सर इसमें प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी स्टूडेंटों की प्रॉब्लम मैं सोल्व कर सकूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट कि आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे इसमें जो है रेड कलर में लिखा होता है सब्सक्राइब, उसे दबाएं और उस पे एक बटन आता है थम्स अप का बटन दबाएं, यानी बेल की यानी घंटी के बटन को जरूर दबाएं और मेरे व्यूज करें, लाइक करें। तो ये मेरी आपसे विनती है और आई होप मैं अपने बच्चों से इतना तो मांग ही सकता हूँ और मैं ये भी आशा करूँगा कि आप लोग इसको जरूर करोगे, मेरी बात को भी मानोगे। तो चलो स्टूडेंट, टाइम को ज़्यादा ना खर्च करके हम थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं कुछ तो, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। तो मैं कुछ क्वेश्चंस वैसे आपके लिए लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, मैं पहले आपको ये वाला चैप्टर कराने की तैयारी कर रहा हूँ। वास्तविक संख्या जो 3 नंबर का आपको मिल जाएगा, ये मान के चलो आपका ये अब लास्ट बार है जो भी आप पढ़ोगे। आपने स्कूल में पढ़ा अपने पूरे साल, वहाँ तो आप खत्म कर आए हो, अब तो अपने आप लोग सब अपने घरों में होंगे, तो आप अपने घर टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, अपने टाइम को कीमती बना सकते हो। और ये ज्योमेट्री वगैरह है, ये सब आप लोग अगर 11th या 12th में आप मैथ लोगे तो वहाँ पर भी आपको हेल्प करेंगी। अगर आपकी यहाँ पर कमजोर हो गई ज्यामिति वगैरह या और चैप्टर, तो आपको 11th या 12th में भी वो चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। तो इसलिए आप लोग अच्छे से और ध्यान से और मेहनत से पढ़ने की कोशिश करें। तो कुछ आपका जो चैप्टर है वो 2 है, चैप्टर का नाम है बच्चों वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, आप लोगों को पता है वास्तविक संख्याएं कौन होती है? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलके बनी होती है। जब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलके बनी होती है उन्हें बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, जो इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो संख्या बनती है वो वास्तविक संख्याएं बनती है। अब स्टूडेंट, परिमेय संख्या क्या होती है ये सब आपने पढ़ा होगा, जो p/q की फॉर्म की होती है, जिनमें नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों किसमें से लिए हुए 2 नंबर हो? इंटीजर्स यानी पूर्णांक में से लिए हुए कोई भी 2 नंबर होने चाहिए। p और q वो प्लस का भी हो सकता है, वो माइनस का भी हो सकता है, तो इसे बोलता है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन होती है? जो p/q यानी भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं भी 2 तरह की होती है, एक तो होती है शांत और दूसरी होती है अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। ये होती है आपकी परिमेय संख्या में 2 तरह की होती है। जब आप किसी भी परिमेय संख्या को यानी भिन्न को दशमलव में बदलोगे तो उसके 2 रूप आते हैं, 2 रूप में वो नजर आती है। शांत वाली कौन सी होती है? जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 16/8, कितना आएगा? 16, 8 दूनी 16, 2 पूरा पूरा काट दिया। मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 25/5, 25 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा 25 पे कितनी बार चलेगा बच्चों? 5 बार, पूरा पूरा काट दिया। मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 5/2। आप कहोगे सर 2 तो 5 नहीं काट रहा, तो हम क्या करेंगे? भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, दशमलव आगे 0, 2 पंजे 10, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, पूरा पूरा खत्म हो गया, या बोलते हैं खत्म हो गया। जिसका शेषफल 0 आ गया उसे कहते हैं उसका डिवाइड, उसका भाग खत्म हो गया। तो शांत वे संख्याएं होती हैं जिनका भाग खत्म हो जाता है, यानी शेषफल 0 आ जाता है। तो इसका आंसर आया 2.5, 2.5। तो शांत संख्या वे संख्याएं होती है जिनका भाग खत्म हो जाए, यानी शेषफल 0 आ जाए, चाहे वो पॉइंटों में हो चाहे वो बिना पॉइंटों के हो। और ये अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती क्या होती है? जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 1/3। चलो भाग देके देखते हैं क्या आता है। 3 से 1 को भाग देते हैं, नहीं चलेगी माननी, पॉइंट लगा के 0, 3 तिया 9, 1 बचा, पॉइंट लग रहा है तो 0, 3 तिया 9,
एक बचा, पॉइंट लग रहा है तो 0, 3 तिया 9, एक बचा, नहीं चलने की मानी, पॉइंट लग रहा है तो 0, फिर 3, तो यानी कुल मिला के ये ऐसे ही चलता रहेगा। कहाँ तक? अनंत तक, बहुत दूर तक ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3, जो संख्या बार बार आती रहती है, जो यानी जो संख्या बार बार रिपीट होती रहती है, यानी जो संख्या बार बार आती रहती है, उस ही संख्या के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार। तो इसका मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होते। अशांत आवर्ती कौन सी होती है? ये कभी भी खत्म नहीं होते। और जो इनका जो भागफल होता है ये रिपीट यानी बार बार आता रहता है। इसकी पहचान ये है। शांत की क्या है? ये खत्म हो जाते हैं, शेषफल 0 आ जाता है, चाहे वो पॉइंटों में आए या पूर्णांक में आए। और अशांत आवर्ती में क्या होता है बच्चों कि ये जो है खत्म नहीं होते, यानी शेषफल 0 नहीं आता, और इनका जो भागफल है वो बार बार रिपीट होने लगता है, यानी एक साइड चलने लगता है। तो जो संख्या एक सी चलती रहती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 3 अनंत तक जा रहा है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम, 4/11, इसे भी हम भाग देंगे, देखते हैं 11 से 4 को, तो नहीं चलेगी मानिए, दशमलव लगा के 0, 11 तिया 33, कितना बचेगा? 7, दशमलव लग रहा है तो 0 लगा लो, तो 11 पे इसकी चलाओ, 11 पंजे 55, 11 छिक 66, कितना बचेगा? 4, दशमलव लग रहा है तो 0, और 11 तिया 33, कितना बचेगा? 7, दशमलव लग रही तो 0, 11 छिक 66, कितना बचेगा? 4, दशमलव लग रही तो 0, 11 तिया 33, 40 में से 33 का 7 दशमलव लग रही तो 0, 6, कुल मिला के ये आपके कौन संख्या रिपीट हो रही है? 36। तो 36 3 के ऊपर भी और 6 के ऊपर भी क्या लगा देंगे हम? बार लगा देंगे। तो इन्हें बोलते हैं अशांत आवर्ती, जो खत्म नहीं होती और जो भागफल है इनका चलता ही रहता है। तो ये होती है परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्या ऐसी होती है जैसे 1.4 1 4 2 8 2 6 5 4 3 2 0 0 9, यानी जो खत्म भी नहीं होती और जो रिपीट भी नहीं होती, कुछ भी चलती रहती है। अपरिमेय संख्या होती है जो शेषफल जिनका 0 नहीं आता, जो खत्म भी नहीं होती और जो रिपीट भी नहीं होती। देखो ना तो ये खत्म हो रहा, शेषफल 0 आ रहा, और ना ही ये रिपीट हो रही, ऐसी उल्टी सीधी चलती जा रही है। तो ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था इस पार्ट का। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, इसमें इसे लिख लेना स्टूडेंट जल्दी। यदि 65 और 117 के HCF यानी महत्तम समापवर्तक किसे बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, को 65M माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो M का मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर का आ सकता है। यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक, यदि 65 और 17 के महत्तम समापवर्तक को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो M का मान ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। महत्तम समापवर्तक निकालने के या लघुत्तम महत्तम समापवर्तक निकालने के 2 मेथड है। एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो यहाँ पर हम कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो यहाँ 65 और 117 में कौन बड़ा है? ये। तो यहाँ पे लिखना आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर
अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती थी, मैं तुम्हें आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये होती है, यदि ए और बी कोई भी दो पूर्णांक है, ए और बी कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है और उनमें जो है दो अद्वितीय पूर्णांक Q और R, दो अद्वितीय पूर्णांक Q और R इस प्रकार होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, और R की वैल्यू किस किस के बीच में आती है, 0 और B के बीच में। R की वैल्यू 0 और B के बीच में आती है। R की वैल्यू B नहीं हो सकती, B से कम होगी। R की वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसे ही बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 15 है और 58 है, राइट। तो हमने 15 को 58 से भाग दे दिया। 15 का पारा 58 पे चलाएंगे हम, 15 तिया 45, कितने बचे 13। तो इसे क्या बोलते हैं हम, भाज्य। इसे क्या बोलते हैं, भाज्य। और इसे क्या बोलते हैं, भाजक। और इसे क्या बोलते हैं, 3 को भागफल। और जो नीचे जो बचता है इसे क्या बोलते हैं, शेषफल। इसे क्या बच्चे बोलते हैं, शेषफल। तो देखो भाज्य ये वाली जो संख्या होती है ये इन दोनों की गुणा, ये बीच वाली संख्या भाज्य जो है वो इन दोनों संख्याओं की गुणा प्लस शेषफल के बराबर होता है कि 58 बराबर 15 गुणा 3 प्लस 13। ये बीच वाली संख्या जो होती है भाज्य जो होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। देखो क्या ये संख्या इसके बराबर है, 15 तिया 45 और में 13 जोड़ दो तो 58 आ जाएगा। इसी को ही साइंटिस्ट थे यूक्लिड, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जब से ही उनके नाम से चलने लगा कि इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। भाज्य 58 है बराबर भाजक 15, भागफल 3 और शेषफल 13। तो भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों, एल्गोरिथम होता है जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम बहुत बार अप्लाई कर देते हैं किसी क्वेश्चन में, एक से ज्यादा बार अप्लाई कर देते हैं तो उसे बोल देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांक का महत्तम समापवर्तक यानी HCF फाइंड कर सकते हैं। तो हम इनका दोनों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF फाइंड करेंगे। तो 65 से 117 को भाग करेंगे, हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करता है। तो मेरे ख्याल से एक ही बार चलेगा, 2 बार तो ज्यादा हो जाएगा। कितना बचेगा, ये 52 बचेगा। 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 गया 5, तो 52 बचा। अब इसको जो है इसे 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये स्टेप आपको लिखना पड़ता है। ये स्टेप सब आपको लिखने पड़ेंगे कि 117 बराबर 65 गुणा 1 प्लस 52, और यहाँ पर रिमाइंडर यानी R, शेषफल R किसके बराबर नहीं है, 0 के। तो जब तक भाग देते चलते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो 52 को किससे भाग करेंगे हम, इसे 65 से। तो 52 एकम 52, तो कितने बार चलेगा, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 5 गया 13। तो दूसरा वाला स्टेप क्या होगा, 65 बराबर 52 गुणा 1 प्लस 13। इस बार भी 0 नहीं आया, रिमाइंडर बराबर नहीं आया 0 के। तो 13 से अब किसे भाग देंगे, 52 को। तो यहाँ पे देखो 13 चौक कितना होता है, 52 होता है। तो कितना आ गया, 0। तीसरा स्टेप होगा यहाँ पे 52 बराबर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, R 0 आ गया। तो जो संख्या मानी चलाने के बाद शेषफल 0 दे देती है वही संख्या क्या होती है, HCF होती है, महत्तम समापवर्तक होती है। तो ये कह रहा
इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अगर इस रूप में है तो m का मान ज्ञात करो। तो यानी यानी ये बोल रहा है कि इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 65m माइनस 117 है, 65m माइनस 117 है। तो इन दोनों के महत्तम समापवर्तक को इसके बराबर रख देंगे। कह रहा है ना कि इसका महत्तम समापवर्तक इस रूप का है, तो इसका मतलब इन दोनों का महत्तम समापवर्तक इसके बराबर रख देंगे। तो यहां से m की वैल्यू निकालेंगे, तो 65m बराबर कितना आ जाएगा 117 प्लस 13, तो यह आ जाएगा 65m बराबर, इन्हें जोड़ दो, यह आएगा 130। तो m बराबर कितना आएगा 130 बटे 65, और 65 दूनी 130, तो m बराबर कितना आ गया 2। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 2। तो इसमें मैंने आपको परिमेय अपरिमेय भी बता दिया, शांत अशांत भी बता दिया, यूक्लिड विभाजन परमेय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बता दिया, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल भी बता दिया, यूक्लिड विभाजन परमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किस तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं वो भी बता दिया। तो यानी इस एक क्वेश्चन की वजह माध्यम से मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। ऐसे ही अभी कुछ क्वेश्चन और हैं इसके, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज जो है स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया उस पर थोड़ा अमल करें, और आई होप मैं जो है उम्मीद करता हूँ आप सभी सब स्टूडेंट मेरी बात को जो है अच्छे से मानेंगे, फॉलो करेंगे, और मेरे को बहुत खुशी होगी कि अगर कोई बच्चा भी इस तरह से पढ़ा उसके अच्छे अंक आ गए तो मेरे को बहुत खुशी होगी। तो वीडियो को जो है वापस से मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करें, थम्स अप के बटन को दबाएं, और थैंक यू स्टूडेंट।